प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के तीसरे सेक्शन में हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय का प्रारंभ किया था। और इस अध्याय के अंतर्गत हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रतिवर्ष परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। और इस अध्याय का जब हमने आरंभ किया था, आरंभ में आपको यह बताने की कोशिश की थी कि सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए यह जरूरी है कि हमको परिस्थिति की अवधारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण का जो अध्याय है वो पूरी तरह से परिस्थिति पर आधारित है। इसलिए संक्षिप्त में एक बार हम आपके साथ वो बातें जो कि हमने गत कुछ कक्षाओं में की हैं उनको संक्षिप्त में दोहराते हुए आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। परिस्थिति की जहाँ तक बात है, जब हम लोग परिस्थिति का अध्याय देख रहे थे तब आपको यह बताने की कोशिश की थी कि समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई पद नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद समाज में अनिवार्य रूप से होता है और उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, परिस्थिति सामाजिक पद है और समाज में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास यह पद नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है, उसी पद को परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति के दो प्रकारों का उल्लेख हमने किया था, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, जो व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे पद को, ऐसे सामाजिक पद को प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है, जो कि प्रदान की जाती है प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। जबकि जो दूसरी परिस्थिति है जिसको कि हम लोग अर्जित परिस्थिति कहते हैं, अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जो व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, प्रतिस्पर्धा और परिश्रम के माध्यम से व्यक्ति कुछ पदों को प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, प्रतिस्पर्धा और परिश्रम के माध्यम से कुछ पदों को प्राप्त करता है, जिसको अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दो परिस्थितियां होगी, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। हमने आपको बताया कि समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई पद नहीं हो, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति तो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने कहा था कि लड़का या लड़की होना, किसी परिवार का सदस्य होना, किसी का बेटा या बेटी होना, किसी जाति धर्म गोत्र का सदस्य होना, किसी का पड़ोसी होना, किसी का नातेदार होना, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इन प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से, अब प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति कौन है? समाज में सब व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति हैं। अब इन प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से, ठीक है, कुछ व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के आधार पर कुछ पदों को पाते हैं, अर्जित करते हैं, जिसको अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। जैसे हमने कहा, शिक्षक होना, नेता होना, अभिनेता होना, खिलाड़ी होना, सिपाही होना, मंत्री होना, संतरी होना, ये तमाम ऐसे पद हैं जिनको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता और परिश्रम के माध्यम से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की परिस्थितियां समाज में देखने को मिलती है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। ये जो परिस्थितियां हैं, इनमें से कुछ परिस्थिति उच्च होती है और कुछ परिस्थिति निम्न होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साहब कौन सी परिस्थिति उच्च होती है, कौन सी परिस्थिति निम्न होती है? तो परिस्थिति निर्धारण का चर्चा भी हमने गत कुछ कक्षाओं में किया है, तब भी हमने किया था जब हमने परिस्थिति का अध्याय देखा था। और सामाजिक स्तरीकरण का जब अध्याय हमने प्रारंभ किया था तब टालकट पार्सन्स का चर्चा किया था कि टालकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए हैं, यानी कि कौन सी परिस्थिति तो ऊंची है और कौन सी परिस्थिति नीची है। ठीक है, टालकट पार्सन्स ने ये 6 आधार बताए हैं। कौन सी? पहला, नातेदारी समूह की सदस्यता। दूसरा, व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण। तीसरा, अर्जित उपलब्धियां। चौथा, द्रव्यजात। पांचवा, शक्ति। और छठा, सत्ता। लेकिन टालकट पार्सन्स ने ये जो परिस्थिति निर्धारण के आधार बताए, इनसे भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है परिस्थिति निर्धारण के कारकों की, वो यह है कि
उस समाज के सामाजिक मूल्य तय करते हैं कि कौन सा पद ऊंचा होगा और कौन सा पद नीचा होगा। यानी कि किसी समाज के सामाजिक मूल्यों के द्वारा यह निर्धारित होगा कि अमुक पद उच्च है और अमुक पद मध्यम है और अमुक पद निम्न है। लेकिन उनके अतिरिक्त टालकट पार्सन्स ने ये जो 6 आधार बताए परिस्थिति निर्धारण के, इन 6 आधारों पर समाज में परिस्थितियों का निर्धारण होता है कि अमुक पद उच्च है और अमुक पद मध्यम है और अमुक पद निम्न है। इस प्रकार से समाज में परिस्थितियां उच्च और निम्न के क्रम में जची हुई होती है। ठीक है, हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे थे। सामाजिक, जब हमने सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय प्रारंभ किया था तब आपको बताने की कोशिश की थी कि एक तो सामाजिक स्तरीकरण होता है और एक सामाजिक विभेदीकरण होता है। नॉर्थ एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार बताए हैं। पहला आधार उन्होंने बताया प्रकार्य के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है, रुचि के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है, संस्कृति के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है और क्रम विन्यास के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है। तो सामाजिक विभेदीकरण के जो 4 आधार नॉर्थ ने बताए हैं, प्रकार्य, रुचि और संस्कृति, यानी कि इन आधारों पर समाज अलग अलग विभेदों में विभक्त है, अलग अलग खंडों में विभक्त है। प्रकार्य के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, रुचि के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, संस्कृति के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है। ठीक है, विभेदीकरण का जो चौथा आधार नॉर्थ ने बताया है वो है क्रम विन्यास। क्रम विन्यास का मतलब है परिस्थितियों का ऊंचे नीचे होना। ठीक है, तो विभेदीकरण के जो ऊपर के जो 3 आधार हैं, प्रकार्य, रुचि और संस्कृति, उनमें हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का आभास नहीं होता है। यानी कि कोई भी कार्य ऊंचा या नीचा या अच्छा या बुरा नहीं होता है। संस्कृति का जब अध्याय हमने देखा तब आपको बताया था कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है, संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है, प्रत्येक संस्कृति अद्वितीय होती है, अनूठी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी रुचि अच्छी या बुरी नहीं होती, सब रुचियों का अपना एक महत्व है। लेकिन नॉर्थ का जो सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है जिसका उन्होंने बताया कि क्रम विन्यास, और क्रम विन्यास किसका क्रम विन्यास? परिस्थितियों का क्रम विन्यास। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है जिसमें नॉर्थ ने यह बताया है कि समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार से समाज में अनेक परिस्थिति समूह है, उच्च परिस्थिति समूह है, मध्यम परिस्थिति समूह और निम्न परिस्थिति समूह है। अनेक परिस्थिति समूहों का निर्माण हो जाता है और ये परिस्थिति समूह अपने महत्व के क्रम में सामाजिक संरचना में जचे हुए होते हैं। इसी क्रम विन्यास को, किसका क्रम विन्यास? इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को नॉर्थ ने आगे जाकर सामाजिक स्तरीकरण कहा, क्योंकि परिस्थितियां या परिस्थिति समूह अपने महत्व के क्रम में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में जच जाते हैं। इसी व्यवस्था को, इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को नॉर्थ कहते हैं कि यही सामाजिक स्तरीकरण है। इस प्रकार से समाज में सामाजिक विभेदीकरण के जो 3 आधार थे, प्रकार्य, रुचि और संस्कृति, उसमें हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का आभास नहीं हुआ। लेकिन विभेदीकरण का जो चौथा आधार नॉर्थ ने बताया, क्रम विन्यास, उसमें हमको ऊंच नीच का, भेदभाव का आभास होता है। और यही ऊंच नीच, यही भेदभाव प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है, प्रत्येक परिवार में देखने को मिलता है, प्रत्येक संस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं जिस समाज में सब लोग समान रहे हों। प्रत्येक समाज अलग अलग खंडों में विभक्त रहा है, परिस्थितियां ऊंची और नीची रही है। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियों का क्रम विन्यास है जिसमें परिस्थिति समूह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के क्रम में जचे हुए होते हैं, उनके महत्व के क्रम में जचे हुए होते हैं। इसी व्यवस्था को नॉर्थ ने आगे जाकर सामाजिक स्तरीकरण कहा है। इसके पश्चात हमने टालकट पार्सन्स के द्वारा जो बताए गए सामाजिक परिस्थिति निर्धारण के आधार है, जिसका कि उल्लेख अभी हमने आपको किया कि इन आधारों पर परिस्थिति निर्धारित होती है कि उच्च पद होगा, मध्यम पद होगा या निम्न पद होगा। पहले आपको बताया नातेदारी समूह के सदस्यता कि मतलब व्यक्ति किस परिवार में पैदा हुआ है, व्यक्ति का संबंध किस प्रकार के परिवार से, उस परिवार की समाज में क्या स्थिति है, उस आधार पर व्यक्ति का पद निश्चित होगा कि ये व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा, मध्यम पद को प्राप्त करेगा, निम्न पद को प्राप्त करेगा। जैसे हमने उदाहरण के द्वारा बताया था कि किसी राजा के घर कोई बालक पैदा होता है तो नो डाउट वो राजकुमार है, वो प्रिंस है, उसकी परिस्थिति उच्च है। वो चाहे कितना ही कुरूप क्यों ना हो, वो कितना ही मंदबुद्धि क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो राजा के घर पैदा हुआ और राजा चूंकि राजा की समाज में उच्च प्रतिष्ठा है, सामाजिक संरचना में वो सबसे उच्च स्थान प्राप्त करता है, इसलिए उस राजकुमार की परिस्थिति उच्च होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको
बताने की कोशिश की थी कि अर्जित उपलब्धियों के आधार पर, यानी कि कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थान को प्राप्त करता है, उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने बात की थी द्रव्य जात, यानी कि इसके अंतर्गत वे बातें आती हैं जैसे संपत्ति जो ट्रांसफरेबल है, जो स्थानांतरण, किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, अगर उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार संपत्ति अर्जित की है तो नो डाउट उस व्यक्ति का सामाजिक संरचना में उच्च स्थान प्राप्त करेगा और सामाजिक संस्थान में सबसे उच्च होगा, बशर्ते उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार संपत्ति अर्जित की। उसके बाद साथ जो टालकट पार्सन्स प्रस्तुत निर्धारण के आधार के अंतर्गत बात कर रहे थे सत्ता की और शक्ति की। शक्ति का जब हम बात कर रहे थे तो मैक्स वेबर ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है। ठीक है, तो शक्ति प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। इसी शक्ति को जब वैधानिक आधार औपचारिक रूप मिल जाता है तो ये शक्ति आगे जाकर सत्ता बन जाती है। तो सत्ता प्राप्त व्यक्ति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, इसलिए वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। ये सारी बातें हम कुछ गत कक्षाओं में देख चुके हैं। उसके पश्चात हमने सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों का चर्चा किया था और सामाजिक स्तरीकरण के प्रथम स्वरूप जिसको कि वर्ण व्यवस्था कहा जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के अंतर्गत हम देख चुके थे कि सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं रहा हो। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण में जो है ऊंच नीच का आभास होता है, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संरचना में जरूरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा कोई भी समाज नहीं रहा है जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं रहा हो। हम इतिहास उठाकर देख लें, प्रत्येक समाज अलग अलग खंडों में विभक्त रहा है। हाँ, उसके विभेदीकरण के आधार कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहा सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे भारतीय समाज की विशेष रूप से। तो सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों के अंतर्गत हम लोग गत कक्षा में वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे। प्राचीन समय में भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था रहा, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्राचीन भारतीय हिंदू समाज अलग अलग खंडों में विभक्त रहा है। ठीक है, वे अलग अलग खंड क्या हो सकते हैं, इसका भी जिक्र हमने आपके साथ करने की कोशिश की थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसा बताया जाता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों में, विशेष रूप से मनुस्मृति में इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मुख से, हालांकि ये बात हम लोग कर चुके हैं, संक्षिप्त में एक बार आपको दोहरा दें, फिर हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के अगले स्वरूप बढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में, विशेष रूप से मनुस्मृति में, कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। हम लोग भारतीय समाज के अंतर्गत, हिंदू समाज की, हिंदू धर्म के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें कि ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार को लेकर कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय बने, उदर से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। इसी आधार पर इनको रंग मिले। ब्राह्मणों को श्वेत रंग मिला, भुजाएं चूंकि शक्ति का प्रतीक होती है इसलिए क्षत्रियों को लाल रंग मिला, वैश्यों को जो कि जिनकी उत्पत्ति उदर से हुई है पीला रंग मिला, और शूद्र जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानी जाती है श्याम वर्ण या काला रंग मिला। इसी आधार पर इनको काम बांट दिए गए। ब्राह्मण को चूंकि जिह्वा का काम बोलना है इसलिए ब्राह्मणों को काम सौंप दिया गया कि आप अध्ययन अध्यापन करेंगे, दान देंगे, दान लेंगे, धार्मिक कार्यों को संपन्न करेंगे। भुजाएं चूंकि शक्ति का प्रतीक होती है जिनका कि रंग लाल है, इसलिए क्षत्रियों को काम दिया गया कि आप समाज की या राज्य की सुरक्षा करेंगे। उधर वैश्यों को काम दिया गया कि आप समाज के सभी लोगों के खान पान की, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, पशुपालन आदि करेंगे। शूद्र जो कि ब्रह्मा के पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका कि रंग श्याम है, काला है, जो कि संपूर्ण शरीर का भार होते हैं, इसलिए शूद्रों को काम दिया गया कि ऊपर वाले जो तीन वर्ण हैं, ऊपर वाले जो तीन वर्ण हैं कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो ऊपर वाले तीन वर्ण हैं, शूद्रों को कार्य दिया गया कि ऊपर वाले जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। ठीक है, क्योंकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। पैरों का काम है ऊपर वाले संपूर्ण शरीर के हिस्से का भार ढोना, इसलिए शूद्रों का कार्य यह है कि ऊपर वाले जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और निस्वार्थ भाव से सेवा से तात्पर्य है
कि बिना किसी स्वार्थ के ये सोचकर सेवा नहीं करेंगे कि इस सेवा के बदले हमें कुछ मिलेगा। इसलिए शूद्रों को काम दिया गया कि ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं उनको निस्वार्थ भाव से सेवा करें। वर्ण व्यवस्था की एक और खासियत है कि वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था, वर्णा सिस्टम इज द ओपन सिस्टम, जबकि जाति व्यवस्था के बारे में कहा जाता है खास लीजिए क्लोज सिस्टम। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनमें वर्णों में परिवर्तन संभव था। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों में अगर सफल नहीं है, वो क्षत्रिय कार्यों में रुचि रखता है तो वो क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था, क्षत्रिय वैश्य हो सकता है, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकता है। यानी कि ये जो खुलापन है, ये खुलापन ऊपर वाले से 3 वर्णों में लागू होता था। ऊपर वाले 3 वर्णों की परिस्थिति में कितनी ही गिरावट हो जाए, वो लोग शूद्र नहीं बना करते थे, और शूद्र अपनी परिस्थिति में कितना ही सुधार कर ले, वे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हो सकते थे। ठीक है, खुलापन का एक और उदाहरण कि इन 3 वर्णों में आपस में विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध था। इन 3 वर्णों के लोगों में आपस में विवाह हो सकता था। लंबे समय तक भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था रही, लेकिन कालांतर में जाकर वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई और वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। ठीक, वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के कारणों की जहां तक बात है, हम ये बात कर सकते हैं कि वर्णों से संबंधित लोग अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने लगे, एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वर्ण व्यवस्था पतन की ओर गई। दूसरा, विवाह के पश्चात विभिन्न वर्णों में जब विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात जो संतानोत्पत्ति होगी उसके वर्ण निर्धारण में परेशानी आने लगी, जिससे आगे जाकर कालांतर में जाकर वर्ण व्यवस्था की समाप्ति होगी, वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। तो इसलिए प्रारंभिक भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का लाभ वर्ण व्यवस्था रही। ठीक है, तो ये सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में वो सारी बातें जो कि हमने पिछली कुछ कक्षा में बताई हैं, एक लंबे अंतराल के बाद आपके साथ हम रूबरू नहीं हो सके, इसलिए उन सब बातों को हमने एक बार संक्षिप्त में दोहराया। ठीक है, और सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूपों के अंतर्गत हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग सामाजिक स्त्रीकरण का अगला स्वरूप जो कि जाति व्यवस्था, एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।